हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आपका हमारी इस बहुत ही अमेजिंग सी क्लास में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है फ्री सीडीपी क्लासेस। इसके अंदर हम आपको सीडीपी वाला पार्ट कवर करवा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट। चाहे आप इंडिया में कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एनटीटी है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है या प्रिंसिपल का एग्जाम, कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स की हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर कराएंगे, मेथोलॉजी भी कवर करवाएंगे। उन सब के लिए हमने ये फ्री सीरीज स्टार्ट करी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो रहने वाली है डे 2। डे 1 की वीडियो भी देख लेना ताकि आप एक सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ सको। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फ्री सीडीपी क्लासेस, उस प्लेलिस्ट में ऑर्डर वाइज सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की हमारी जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही है, उसके डे 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसके साथ साथ ना मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे ना, उनकी भी पीडीएफ्स है मेरे पास, मतलब वो सब कवर्स पिक्चर्स के थ्रू समझाती रहूंगी, तो प्लीज ध्यान से सुनना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? What should a teacher do for learners from disadvantaged and deprived community in her classroom? अब ये disadvantaged and deprived community के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? अब आप मान लो क्या होता है, कहीं पर हमारी जो एरियाज होते हैं, कहीं पर कोई माइनॉरिटी क्लासेस होती हैं, या कोई पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, या कोई गरीब लोग होते हैं, मतलब जो कि एक नॉर्मल बच्चा जो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, वो उनसे किसी ना किसी रिस्पेक्ट में पीछे है। ठीक है जी, ये होते हैं डिसएडवांटेज या डिप्रीव्ड चिल्ड्रन। माइनॉरिटी से हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे उससे इकोनॉमिक उसमें थोड़े से गरीब हो सकते हैं, या फिर कोई भी इस जो नॉर्मल से थोड़े से पीछे होते हैं किसी चीज में। अब उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस है, एक आंसर करेक्ट होगा। तो देखते हैं कि कैसे हमें इन आंसर को सॉल्व करना होता है। पहला आंसर कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है, विद्यालय में बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। आस्क टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। भाई तुम उन बच्चों को कह दो, तू कमजोर है ना पढ़ाई में, तो बाहर से ना ट्यूशन लगवा ले और वहां से पढ़कर आई हो। क्या हमें ऐसा करना चाहिए एज अ टीचर? नो, बिल्कुल गलत। तो यहां पर आ जाएगा रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आपके पास स्कूल में बच्चा पढ़ने आया तो आपको उसे पढ़ाना है, ये नहीं कि उसको बाहर कह रहे हो ट्यूशन लगवा ले। ट्यूशन ही लगवानी थी तो वो आपके पास क्यों आता पढ़ने? बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए। मेक स्पेशल सेक्शंस फॉर स्टूडेंट। अगर आप ऐसे करते हो, सेक्शन ए में इंटेलिजेंट बच्चे रख लिए, सेक्शन बी में क्या कहते हैं जो कमजोर बच्चे हैं वो रख लिए, तो क्या ये इंक्लूडेड है सब? ये तो भेदभाव कर दिया, तू इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो है क्या कहते हैं कमजोर बच्चा है। ऐसे हमें बच्चों के साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं रखना होता, हमें सब बच्चों को एक साथ आगे लेकर चलना होता है। लो जी, ये भी गलत है। मेक एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। क्या ऐसे एबिलिटी बेस्ड एक क्लास में ग्रुप बना दे, ये वाले इंटेलिजेंट है, ये वाले कमजोर है, ये अमीर है, ये गरीब है? क्या हमें ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बना देने चाहिए? नहीं, फिर से भेदभाव हो गया। भेदभाव तो करना ही नहीं है ना। लो जी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर एनहांसिंग लर्निंग। ठीक है, अब कोलैबोरेटिव ग्रुप्स बना दो। आपने एक्टिविटी में 5-5 ग्रुप बना दिए, मतलब एक ग्रुप बना दिया, उसमें 5 बच्चे, उसमें हर टाइप का बच्चा है, इंटेलिजेंट भी है, एवरेज भी है, वीक भी है, बहुत रिच भी है, नॉर्मल भी है। तो ये कोलैबोरेटिव किया। अब तुम मिलजुल के इस टास्क को कंप्लीट करो, इस मिलजुल के इस स्टोरी को कंप्लीट करो। तो ये जो मिलजुल के होगा, कोई अमीर बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस देगा, कोई बच्चा कोई अपने एक्सपीरियंस देगा, तो ये सारे डाइवर्सिटी मिलजुल कर वो उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगी, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है जी, तो बस सारे क्वेश्चन समझते चलो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी सीडीपी में इतनी स्ट्रांग हो गए तुम कि मास्टर बन गए हो। एक समावेशी कक्षा में
अब समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कोऑपरेशन लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले हमारी सरकार ने कहा है कि इंक्लूसिव सिस्टम को हमें फॉलो करना है। इंक्लूसिव सिस्टम समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा ये होती है कि अगर आपका एक स्कूल है तो उसमें हर टाइप के बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई विकलांग बच्चा है, सब एक साथ पढ़ेंगे। शिक्षा सबका अधिकार है, ये नहीं कि तुम कौन नहीं विकलांग बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए दूसरे अलग स्कूल बनाने, नहीं। आपको अपने स्कूल को इतना एप्ट बनाना है, इतना उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है कि कोई बच्चा देख नहीं सकता या चल नहीं सकता वो भी आपकी क्लास में अच्छे से एकोमोडेट हो जाए। ठीक है, तो आपका पढ़ाने का जो सिस्टम होगा, आपकी जो एक्टिविटीज होंगी वो इस हिसाब से होंगी जिसमें चाहे कोई बच्चा सुन नहीं सकता या क्या कहते हैं बोल नहीं सकता, वो भी सारी चीजें समझे और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सके। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको अपने स्कूल्स को ऐसा बनाना है कि उसमें हर टाइप के बच्चे अकोमोडेट हो सके। ठीक है जी। अब पहला ऑप्शन कह रहे हैं शुड बी डिस्करेज स्ट्रांगली, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए कि नहीं भाई हम मना कर दें, हम कह दें कि हम तो समावेशी कक्षा में बिलीव नहीं करते, इंक्लूसिव एजुकेशन में बिलीव नहीं करते। रॉन्ग, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, तो ये गलत है। दूसरा कह रहे हैं शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, बिल्कुल सही है, हमें एक्टिवली प्रमोट करना है ना कि हाँ भाई एक क्लास में किसी भी टाइप के बच्चे हो हम अच्छे से पढ़ा लेंगे, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन हम फिर भी नीचे के ऑप्शंस पढ़ेंगे कि आपका कोई और बेटर आंसर मिल जाए। विल लीड टू स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है। ये स्टीरियोटाइप होता है भेदभाव, कि ये बच्चा तो ऐसा है मैं इससे बात नहीं करूंगी, ये बच्ची तो ऐसी है मैं इससे बात नहीं करूंगी। तो क्या हमें इस चीज को बढ़ावा देना है? नहीं, हमें कोई इस चीज को बढ़ावा नहीं देना और इससे कोई ऐसा बढ़ावा होगा भी नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो ये भी गलत हो गया। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए काम करती है, रिड्यूस द लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम होगी जिसके अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे तो उससे क्या होगा? उससे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्या कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा? सबकी लर्निंग इफेक्ट होगी? नहीं भाई, सब मिलजुल के एक साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छा आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये भी हो गया गलत। करेक्ट आंसर हमारा क्या निकला? करेक्ट आंसर निकला डी। ठीक है जी, बी आंसर है। तो नीचे चलते हैं, नीचे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, यानी कि सिर से पैर की ओर है, कि पहले सर से पैर की ओर हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। अब इसके लिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। देखो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में ना दो टाइप के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं डायरेक्शन के लिए। पहला सीफेलोकॉर्डल, पहला हमारा है सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अब ये सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या कहता है? हिंदी में भी सीफेलोकॉर्डल आप हिंदी में लिख सकते हो क्योंकि ये इंग्लिश नाम है, तो आपको यही समझना होगा। सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहता है कि हमारा विकास सर से शुरू होता है, सर से पैर की ओर जाता है। ये देख रहे हो इस बच्चे का विकास की ये जो लाइन बनी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। तो सीफेलोकॉर्डल हमारा डेवलपमेंट कहता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है हेड टू फुट जाता है, मतलब सर से पैर की ओर जाता है। तो हमारा पहला विकास सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हेड से फुट तक जाता है। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अंदर से बाहर की तरफ अगर ये है तो ऐसे बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये याद रखना है हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल ऐसे फैलता हुआ जाता है अंदर से बाहर की ओर। ये देख रहे हो ना, यहां से इसके बाहर की ओर पहले यहाँ का डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे धीरे यहां तक जाएगी डेवलपमेंट और ये वाले पार्ट्स डेवलप होंगे। ठीक है जी, सीफेलोकॉर्डल हेड से टो, ऊपर से नीचे तक। प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर, मतलब यहां से लेके फिर बाहर की तरफ आर्म्स में कंट्रोल जाता है। ठीक है जी, तो हमने समझ लिया, सिंपल सा पता चल गया हेड टू टो सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। क्या सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट आपको ऑप्शंस में दिख रहा है? पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। सीधा टिक करना है, बात खत्म। दिख रहा? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना तो आप बहुत इजिली इनको कर सकते हो, और इसलिए जहां जहां कॉन्सेप्ट की नीड है मैं उनकी पिक्चर्स या उनकी डिटेल लेकर आती हूँ। प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको पता है हेड टू टो था,
ऊपर से नीचे सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल था अंदर से बाहर की ओर। हेड टू फुट पूछा था तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नहीं है। थर्ड, स्पेसिफिटी प्रिंसिपल, ऐसा कोई है नहीं इसके अंदर। क्वांटिटेटिव चेंज प्रिंसिपल, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हेड टू फुट बस सिफेलोकॉर्डल। फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी हम प्रॉपर एक क्या लेकर आए हैं, पिक्चर, जिसके अंदर हम आपको पहले बता देते हैं क्या होता है। ठीक है जी, हमारे ना बहुत से टाइप के प्ले होते हैं। अब इन फोटो को देखकर कोई अगर आपसे ये पूछ ले, या जिसको सीडीपी के बारे में नहीं पता कि ये फोटो क्या है, तो लोग पता क्या बोलेंगे, बच्चे हैं खेल रहे हैं। लेकिन इनके खेल के अंदर क्या डिफरेंस है, आज आपकी सिमरन मैम आपको बताएंगी। ठीक है जी, पहले टाइप का हमारा प्ले है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या होता है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक ये बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा खेल रहा है। ठीक है, टॉयज पड़े हुए हैं, ये अपना खेल रहा है, ये अपना खेल रहा है, कोई दूसरे से मतलब नहीं है, ये अपना खेल रहा है, ये अपना खेल रहा है, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। मान लो मैंने कोई टॉय उठाया, लेकिन मुझे पता नहीं है इस टॉय का क्या करना है, तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा और खेल रहा है, तो मैं उसको देखूंगी ये इस टॉय से कैसे खेल रहा है, ये इस टॉय से कैसे खेल रहा है, मैं भी उससे ऐसे खेलने लग जाऊंगी। उसके साथ नहीं खेल रही मैं, उसके साथ नहीं खेल रही, इस बात को ध्यान रखना। मैं अपना ही खेल रही हूँ, मेरे पास अपने टॉय पड़े, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देख रही हूँ, अच्छा ये ऐसे खेल रहा है तो मैं भी ऐसे खेल रही हूँ। पैरेलल प्ले यानी कि दो बच्चे या दो से ज्यादा अपने आप अकेले बैठकर खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि प्ले कैसे खेलना है। समझ आ गया सारे बच्चों को पैरेलल प्ले क्या है? ठीक है जी। दूसरा होता है यहाँ पे मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले क्या होता है, घर में कह दिया किचन किचन खेलते हैं, मतलब घर घर खेलते हैं, या डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, साइंटिस्ट साइंटिस्ट खेलते हैं। अब डॉक्टर डॉक्टर में हम ऐसे डॉक्टर की किट लेके बैठ जाते हैं, एक डॉक्टर बन जाता है, एक पेशेंट बन जाता है, ऐसे एक्टिंग प्रिटेंड करते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। और ये बच्चे जैसे ये देख सकते हो, ये रॉकेट के साथ खड़े हैं, तो ये मेक बिलीव प्ले हो गया इनका कि हाँ हम यहाँ पे ऐसे रॉकेट उड़ाएंगे और वो करेंगे। तो ये जो हम प्रिटेंड करते हैं कि हम ये वाली चीज कर रहे हैं, ये मेक बिलीव प्ले कहते हैं। इसको हमने अपने हिसाब से प्ले को बना दिया, घर घर खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। ठीक है जी, तो बस उसको कहते हैं मेक बिलीव प्ले। ठीक है, ये बच्चे जैसे अब क्या बने हुए हैं, ये कह रहे हैं हम ये क्या करेंगे, जो हमारा रॉकेट है ना, हम इसे उड़ाएंगे, उसको बिल्कुल उसकी फॉर्म में आ गए हैं। थर्ड, सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी कि छोटा सा अपने बच्चे के आगे ना सारे के सारे टॉयज लाके रख दिए, बस वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है, ज्यादा उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आपने सारी की सारी चीजें बच्चे को पकड़ा दी, ऐसे ऐसे बस हाथ पैर मारता रहता है, तो उसको कहते हैं सॉलिटरी प्ले, ये अकेले खेला जाता है। चौथा आ गया हमारा इंडिपेंडेंट प्ले। इंडिपेंडेंट प्ले क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्ले में बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अब उसके पास टॉयज हैं, तो टॉयज के साथ अपना दिमाग लगा रहा है। जैसे आप इस बच्चे को देख सकते हो, इसने ये देखा ये टॉयज है, तो एक के ऊपर एक लगा के ऊपर हथौड़ी हैमर मार रही है लड़की। ठीक है, तो इसे को कहते हैं इंडिपेंडेंट प्ले। उसके पास टॉयज हैं, वो अपने दिमाग लगा के उस प्ले के साथ खेल रही है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट प्ले। क्वेश्चन अब देखना कितना आसान लगेगा। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, वह क्या कहलाता है? The play that facilitates children to understand others' thoughts, beliefs and feelings. अब दूसरे के, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रही हूँ, तो मैं कैसे ये चीज समझ पाऊंगी कि डॉक्टर पेशेंट को कैसे दवाई देता है, कैसे वो करता है। किस गेम में करते हैं हम ये? मेक बिलीव प्ले में करते हैं ना। मेक बिलीव प्ले में मैं सोचती हूँ कि अब मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर क्या क्या करता है, मैं वैसे वैसे करूंगी। वही कह रहे हैं, कौन से प्ले में हम दूसरे के थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स को समझते हैं? हम मेक बिलीव प्ले में समझते हैं। ठीक है जी, मेक बिलीव, डॉक्टर डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, घर घर खेल लिया, तो ये मेक बिलीव में हम दूसरे के पॉइंट को समझते हैं। घर घर में मम्मी कैसे काम कर रही है, रोटी बना रही है, मैं भी वैसे ही उनकी फीलिंग्स को समझ के रोटी बनाने की एक्टिंग करूं, मेक बिलीव प्ले। पैरेलल प्ले बता दिया, दो बच्चे खेल रहे हैं, अपने अकेले अकेले खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख लेते हैं किस हिसाब से खेल रहे हैं। सॉलिटरी प्ले, छोटा बच्चा है, टॉयज लाके रख दिए, बस ऐसे ही ऐसे हाथ हाथ मार रहा है। इंडिपेंडेंट प्ले, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो अकेले खेल रहा है, लेकिन दिमाग लगा के खेल रहा है कि इस गेम को कैसे खेलना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और फिर ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डे 1 में भी मैंने समझाया था, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देख लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? ठीक है जी,
बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। चिल्ड्रन आर बोर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। बिल्कुल सही, हमारे पियाजे जी जिनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट में, उन्होंने भी क्या है, बच्चे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। अगर आपने कोई अच्छे जिसमें अच्छा दिमाग यूज होता है वो टॉयज लाकर रख दिए ना, तो बच्चे अपने आप जांच पड़ताल करके समझ जाएंगे कि इस गेम से कैसे खेलना है, इसके अंदर क्या क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिल्ड्रन हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहे हैं चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे हम कहते हैं ना, बच्चे को खुला छोड़ दो, स्पून फीडिंग मत करो, बस ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीख लिया, बात खत्म। बच्चे को खुला छोड़ दो, खेलने दो, इधर उधर जाएगा, छोटी मोटी चोट लगेगी, लेकिन चोट खाकर ही तो बच्चा बड़ा होता है। तभी तो उसका दिमाग समझेगा कि यहाँ पर ऐसे घुस जाऊंगा तो सर पे लग जाएगी चोट, लगेगा दर्द होगी तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, तो अगली बार से ध्यान रखेगा कि यहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, कहते हैं ना कुछ चीजें हम गलतियां करके ही सीखते हैं, तो इसलिए गलतियां करनी भी जरूरी है ना। तो एक्टिव एक्सप्लोरर्स उन्हें बनने दो, चीजों को एक्सप्लोर करने दो, तभी वो नई नई चीजों के बारे में सीखेंगे, तभी दीन दुनिया के बारे में सीखेंगे। करेक्ट। चिल्ड्रन थिंक लाइक अडल्ट्स बट लेस देन देम। कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं अडल्ट्स की तरह सोचते हैं लेकिन उनसे कम सोचते हैं ना। बिल्कुल गलत, ऐसा हम मानते ही नहीं है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो अडल्ट से कम सोचते हैं। उनकी भी थिंकिंग कैपेसिटी पूरी होती है, जैसे हम कहते हैं 6 साल तक के बच्चे का इतना माइंड डेवलप हो जाता है, तो वो भी पूरा सोचते हैं। ये नहीं है कि हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि अडल्ट से कम सोचते हैं, गलत। Children are born to construct meaning of their environment through social interactions. मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता चलेगा आप किस टाइप के इंसान हो, आप कैसे कैसे चीजों को काम करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे आपको पढ़ना पसंद है। इन द सेम वे छोटा बच्चा जब है लोगों से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, तो उसको लोगों के बारे में समझ आएगा, किस चीज को क्या करना है, कैसे बात करनी है। सिंपल, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सोशल इंटरेक्शन से ही तो हम एक दूसरे को समझते हैं, दुनियादारी के बारे में समझते हैं और मीनिंग समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड जो हमारा रॉन्ग है। ऑप्शंस में से देखो 1 और 4 ओनली, नहीं 1 और 4 है, लेकिन हमारा सेकंड भी सही है, तो इसमें 1 और 4 ओनली लिख दिया, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं 1, 2 और 4, यहाँ 1, 2 और 4 ओनली, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, 1, 2, 3 तो हमारा गलत ही था, तो ये भी गलत हो गया। 1 और 2 ओनली, नहीं 1 और 2 के साथ फोर्थ भी है, तो हमारा ये जो बी है, बी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान, देख रहे हो कितनी आसान चीजें हैं। अगर आप इस हिसाब से सीडीपी पढ़कर जाते हो ना, तो मैं नहीं मान सकती कि आपके सीडीपी में मार्क्स कट जाएंगे। इतने बढ़िया तरीके से अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ कर जाओगे ना, कभी नहीं भूलोगे। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बांटा है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। अब ना हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स है ना, वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके लिए एक थ्योरी क्लास भी मैं डालूंगी कि हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स है वो कौन कौन से हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं आपको साथ में यहाँ भी समझा रही हूँ। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कि हमारे अंग बड़े होंगे, हाथ छोटे से थे हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, चलना सीख गए, ये हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पर देखा पहले वाले ऑप्शन में तो फिजिकल डेवलपमेंट हमें कहीं देखने को ही नहीं मिला, मतलब ये तो पक्का गलत हो गया। दूसरे में फिजिकल है, ठीक है जी, तीसरे में भी फिजिकल है, चौथे में भी हमें कहीं फिजिकल नहीं दिख रहा, तो हमने ये भी काट दिया। 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही बार हो गए। दूसरा आ जाता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है संज्ञानात्मक विकास। हमारी ये जो दिमाग है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये दिमाग बढ़ता जाता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, रीजनिंग स्किल्स बढ़ती है, किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे बातचीत करनी है, तो ये भी हमारी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। कॉग्निटिव यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर, ठीक है जी, बिल्कुल मोटर स्किल्स हमारी, कि मैं कैसे लिख रही हूँ, कैसे कूद रही हूँ, ये मेरी मोटर स्किल्स के अंदर आ जाता है, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट का पार्ट है। और आ गया सोशल डेवलपमेंट, हमें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ये वाला क्यों नहीं सही? क्योंकि हमारा ये जो इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, ये कोई अलग से हमने डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बना रखे, ये हमारे अंदर सोशल वाले के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई अलग से पार्ट नहीं है। कोई आपसे पूछ ले मेन चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 कौन से बड़े पार्ट है,
हिंदी में शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास और सामाजिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। सी पार्ट बिल्कुल सही हो गया, सी पार्ट बिल्कुल सही हो गया। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं और मैं आपके काम में जो गलतियां हैं वो उसे बता रही हूं, तो उसका क्या मकसद है? मैं फर्स्ट क्लास के एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ, उसने मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस गलत करे, तो मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? क्या मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो गया टीचर का या स्कूल वालों का, टू कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, कि हम ये चेक कर पाए कि कौन सी टीचर अच्छा पढ़ा रही है तो उसके बच्चे गलतियां नहीं कर रहे, कोई टीचर बुरा पढ़ा रही है तो उसके बच्चे गलतियां कर रहे हैं। हमें टीचर को जज नहीं करना, हमें बच्चे को समझना है। गलत, टीचर की एफिशिएंसी को चेक नहीं करना, हमें पता है टीचर समझदार है, पढ़ लिख कर आई है। टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग, बिल्कुल सही, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, कि अगर बच्चे ने 2 + 2 5 लिखा है तो क्यों लिखा है, इसको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था प्लस का, इसने सही से क्यों नहीं करा, इसकी थिंकिंग में क्या वो कॉन्सेप्ट गलत फिट हो गया? अगर गलत फिट हो गया तो मैं उसको कैसे सही करूं? ये जब मुझे उसकी गलती पता चलेगी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी पता चलेगी, तभी सही कर पाऊंगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर भी आपको पता है हम बाकी सारे ऑप्शन जरूर पढ़ते हैं ताकि हम श्योर हो जाए कि हमने जो आंसर टिक करा है वो सही है या नहीं। टू रैंक स्टूडेंट्स एंड सेग्रीगेट देम इन एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, टेस्ट ले लिया, अच्छा इस बच्चे ने अच्छा करा है ये है इंटेलिजेंट, इस बच्चे ने ठीक ठीक करा है ये है एवरेज, इस बच्चे ने बुरा करा है ये है वीक, और इन तीनों के अलग अलग ग्रुप्स बना दो और उनको कह दो कि ऐसा है ये ऐसा है। नहीं भाई, कोई भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, गलत। टू रेप्रीमेंड स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, तूने गलती करी है कल अपनी मम्मी को बुलाकर लाइयो, मैं मम्मी को कंप्लेंट करूंगी, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं है। क्या ये काम करने के लिए हम उनका टेस्ट लेते हैं? ना जी, बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देख रहे हो आप, ये क्वेश्चंस को मैं इस हिसाब से लेकर आ रही हूँ आपके सामने, जिससे कि ना आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर जो कमांड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको पता रहे किस जगह पर कैसे, कहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे डील करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। As an infant, Raghav was deprived of personal affection. ठीक है जी, जब बच्चा राघव छोटा था तो उसको माँ पापा का प्यार नहीं मिला। बाल्यावस्था में आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापिका मिली, मतलब आगे बढ़कर उसे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है। जब वो बच्चा छोटा था तो उसके माँ बाप से उसे प्यार नहीं मिला, आगे चल के जो टीचर थी अच्छी मिली, लेकिन फिर भी जब उसको किसी पे ट्रस्ट करना होता है ना, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बचपन में ही ना माँ बाप के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पाया, तो उसका ट्रस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होना था वो नहीं हुआ, और वह ये जोखिम लेने में साहस नहीं दिखा पाता कि अगर उसे किसी पे ट्रस्ट करना हो तो वो नहीं कर पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित हो रहा है? विच इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स राघव्स केस। अब ये राघव का क्या केस है देखो। पहला कह रहा है निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी का इशू। नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी तो इसमें कहीं आई नहीं, तो ये नहीं होगा। अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंसेस इशू, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, बिल्कुल सही। अर्ली इनिशियली माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो उसने दुनिया के बारे में ये अजम्पशन बना ली कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन बाद में टीचर से प्यार मिला तो फिर उसने अजम्पशन बनाई कि हाँ भाई लोग अच्छे भी होते हैं। लेकिन अब इन दोनों को मिला के वो क्या बनाए कि लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, तो इस मुद्दे में वो फंस गया। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। फिर भी थर्ड पढ़ लेते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर इशू, प्रकृति व पालन पोषण का मुद्दा। ये जब हम हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर भी आता है नेचर नर्चर डिबेट। यहां पर आ गया तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट होती है ना, नेचर होता है बेसिकली प्रकृति जो हमें हमारे जीन से मिला है, माँ पापा से मिला है, और नर्चर होता है हमारी इन्वायरमेंट, हमारा पालन पोषण। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं क्या हमारे जीन्स में जो मिला था और जैसे हमारा पालन पोषण हुआ इसमें कोई मुद्दा था, इसमें कोई इशू रह गया?
ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना यार जीन से रिलेटेड। चौथा, यूनिफॉर्मिटी एंड इंडिविजुअलिटी इशू की कॉमन चीजें जो चलती आ रही है और एक इंडिविजुअल उसकी अपनी पहचान बनाने में उसे दिक्कत हुई, नहीं, यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंसेस इशू। स्टार्टिंग में अलग टाइप के एक्सपीरियंस मिले, बाद में अलग टाइप के एक्सपीरियंस मिले, तो अब उनको मिला के वो एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है जी। इसके साथ साथ नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उसके अंदर आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज नेचर इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर को आप क्या कह सकते हो, आप जेनेटिक्स से रिलेट कर सकते हो, जो हमारे जीन्स में हमें मिली है अपने माँ पापा से। ठीक है। और नर्चर को आप कह सकते हो ये इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट पे हम बड़े हो रहे हैं, जी रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में। नेचर क्या है, नेचर बेसिकली हमारे जीन्स हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। और नर्चर इन्वायरमेंट हमारा कैसा पालन पोषण हुआ है, बस दैट्स इट। और यहाँ वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंसेस, ये थे हमारे नीचे इसकी आंसर की। आई होप आपको ये क्लास हमारी ये जो सीडीपी की ये जो हमारी डे 2 की क्लास थी आपको समझ आई होगी। जैसे डे 1 पे प्यार दिखाया था, ऐसे ही डे 2 पे भी प्यार दिखा देना। नीचे कमेंट कर देना कि सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो भी बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। और मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। धीरे धीरे पढ़ते जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम सीडीपी के इतने बढ़िया मास्टर बन गए कि कोई प्ले स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हो, इतनी आसानी से इंटरव्यू क्रैक हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इतनी आसानी से सीडीपी वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो, अपना प्ले स्कूल खोल रहे हो। तो ये सारी शिक्षा आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। जल्दी डे 3 लेकर आएंगे। अपना प्यार सभी वीडियोस पर दिखाते रहना। और चैनल पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी फ्री सीडीपी क्लासेस करके, जिसके अंदर डे वाइज सारी क्लासेस चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।